Hello, dear bankers. I, Purva, welcome you all to this EduTabs platform. So, if you are preparing for CIB December 2026, CIB on the go is a perfect series for you. Because यहाँ पर content coverage इस तरीके से की जा रही है कि आपके CIB के important topics अच्छे से cover up हो पाए. So, अगर आप इस series के contents को अच्छे से watch करते हैं, revision करते हैं, practice करते हैं, so you'll be able to qualify your CIB attempt this time. ABFM में हमारा लेक्चर नंबर 12 है आज, जहां पर हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात करने वाले हैं. राइट. तो आपके टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एग्जाम प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. सो सीआईबी के पीवाईक्यूज कहाँ से मिलेंगे? फॉर दैट आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर लैंड करेंगे. आपको एक फ्री ई बुक ऑफर्ड की जा रही है बाय एड्यूटैब. इस ई बुक में आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे अलॉन्ग विद द आंसर की, प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलेंगे और डिटेल्ड सिलेबस मिलेगा. ये जो ई बुक है इसको डाउनलोड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है. आपको अपनी कुछ डिटेल्स फिल आउट करनी है और डिटेल्स फिल आउट करने के बाद डाउनलोड फ्री ई बुक पर क्लिक करते ही आपके डिवाइस में ये ई बुक आ जाएगी. राइट. तो आप इस ई बुक की हेल्प से काफ़ी अच्छे से एग्जाम को समझ सकते हैं, क्वेश्चंस को समझ सकते हैं. तो आपको काफ़ी आसानी रहने वाली है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन. राइट. अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की. आप इस ई बुक को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा ताकि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में ये एक बूस्ट, एक एनहांसमेंट की तरह काम करे. तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन को विद वन एग्जाम्पल. देखो, हर बिजनेस का, हर मैनेजमेंट का जो गोल होता है बिजनेस को सेटअप करने का, वो होता है शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना. है ना. कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए डिसाइड क्यों करना है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. देखो, आप एक फोन खरीदने के लिए जाते हो तो आप उस टाइम पर बहुत सारा डिसीजन मेकिंग करते हो, बहुत सारा एनालिसिस करते हो. कैसा? कि आपको मान लो फोन खरीदना है कि उसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है, उसकी बैटरी लाइफ कैसी है, वो दिखने में कैसा है, उसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ रही है, क्या उतनी कॉस्ट पे करना वर्थ इट है या नहीं है. राइट. इस तरीके के आप बहुत सारे डिसीजन लेते हो. सो while buying a phone, while buying a mobile phone, आप इतने सारे डिसीजन मेकिंग करते हो. तो जहां बिजनेस करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्या बिजनेस डिसीजंस नहीं बनाएगा? क्या बिजनेस एनालिसिस नहीं करेगा कि किस तरीके से उसे कैपिटल इन्वेस्ट करनी भी है या नहीं करनी है ना. सो हमने 3 कंपनीज का एग्जांपल लिया. कंपनी ए ओन्ड बाय रतन टाटा, सॉरी, कंपनी ए ओन्ड बाय अडानी, कंपनी बी ओन्ड बाय मिस्टर अंबानी एंड कंपनी सी ओन्ड बाय टाटा. ठीक है. कंपनी ए एक ऐसी कंपनी, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है. तो कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहां पर दे डू नॉट प्रेफर टू डू एनी काइंड ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट. ये क्या कहते हैं कि हमें कोई पैसा नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं चाहिए. जितनी अर्निंग्स हमारे को हो रही है हम सारी की सारी अर्निंग्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. अब जितनी अर्निंग्स हो रही है अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करें, शेयर होल्डर एक बारी तो खुश हो जाएंगे क्योंकि उन्हें पैसा काफी मिल रहा है. बट जब ये एसेट्स को रिप्लेस नहीं करेंगे, ये नई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे, टाइम टू टाइम बिजनेस क्या होगा, ग्रेजुअली डिक्लाइन हो जाएगा. शेयर होल्डर्स को अभी तो पैसा मिल रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर में शेयर होल्डर्स के पास इनकम नहीं बचेगी. यानी कि वेल्थ जो है वो यहाँ पर मैक्सिमाइज नहीं होगी. तो जो शेयर होल्डर्स हैं दे विल बी सैड, दे विल बी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम कंपनी ए. कंपनी बी एक ऐसी टाइप की कंपनी है जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट में बिलीव करती है. ये कंपनी क्या कहती है कि मैं हर एसेट को रिप्लेस नहीं करूंगा या करूंगी. ये कहती है कि जहां पर एसेट को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी, मेरी एक एसेट खराब हो रही है, अगर मुझे उसे रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं सिर्फ उसी पर्टिकुलर एसेट को रिप्लेस करूंगा, मैं न्यू इन्वेस्टमेंट्स नहीं करूंगा. अब यहाँ पर भी एक फ्लॉ है. फ्लॉ क्या है कि अगर ये न्यू इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे यानी कि ये नई नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देंगे और इनके शेयर होल्डर्स की वेल्थ तो बढ़ेगी, बट इनके शेयर होल्डर्स की वेल्थ कौन से लेवल पर बढ़ेगी? बहुत ही लिमिटेड लेवल पर बढ़ेगी. यानी कि यहाँ पर शेयर होल्डर्स मिड लेवल सेटिस्फाइड होंगे कि उनका बिजनेस ग्रो तो कर रहा है लेकिन बहुत अच्छे पेस पर ग्रो नहीं कर रहा है. जिस पेस पर वो ग्रो कर सकता है वहां तक वो नहीं पहुंच पा रहा है. यानी कि यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएंगी. वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट कंपनी सी,
तो ये बिलीव करते हैं ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट में। ये कहते हैं कि जहां पर भी मुझे कोई प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं वहां इन्वेस्ट करूंगा। अब इससे होगा क्या कि लॉन्ग रन में शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी, शेयर होल्डर्स के रिटर्न बढ़ेंगे और बिजनेस भी कॉन्टिन्यूसली ग्रो एक्सपैंड करता रहेगा। तो सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड शेयर होल्डर्स कंपनी सी में होंगे, जहां पर ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट की जा रही है, जहां पर शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाने की भी बात की जा रही है और साथ ही साथ कंपनी की बिजनेस की ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट की बात भी की जा रही है, राइट। तो इस तरीके से तीन टाइप की कंपनीज जो है वो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट्स को लेकर चल रही हैं। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज वी वांट टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। हम शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं। अल्टीमेट जो हमारा गोल है किसी भी बिजनेस का, वो क्या है? शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना, राइट। आगे बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट कैश फ्लोज की। देखो, हमें बिजनेस में अलग अलग एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि हमारे एलिमेंट्स कैश फ्लो से रिलेटेड है। कैश फ्लो का मतलब क्या है? कैश का आना और कैश का जाना। अब कैश का आना और कैश का जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। आई होप आप इन टर्म्स को लेकर क्लियर होंगे। कैश इनफ्लो का मतलब क्या है? जब आपका कैश बिजनेस में आएगा। और कैश आउटफ्लो का मतलब क्या है? जब आपका कैश बिजनेस से बाहर जाएगा। तो हमें ऐसे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जहां से हमें कैश फ्लोज हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि इनिशियल कैश फ्लोज की बात की जा रही है कि अगर मुझे प्रोजेक्ट को सेटअप करना है, तो प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए मुझे मशीनरी वगैरह खरीदनी पड़ेगी, सेटअप कॉस्ट खरीदनी पड़ेगी, मुझे वर्किंग कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी, यानी कि मुझे कुछ कैश आउटफ्लोज बिजनेस में करने पड़ेंगे, राइट। देन उसके बाद मुझे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज यानी कि बिजनेस को रन करने के लिए भी पैसे की जरूरत है। ऐसा तो नहीं है ना आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट करी और उसके बाद आपको बिजनेस में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि डे टू डे ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस को संभालने के लिए भी आपको पैसे की जरूरत है, जिसमें आप सेल्स वगैरह करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है, डे टू डे एक्सपेंसेस मीट अप करने के लिए, अपने एम्प्लॉयज की सैलरी देने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, रेंट देना है, टैक्सेस देने हैं। तो बहुत सारे आपको ऑपरेशनल लेवल पर भी खर्चे करने पड़ते हैं। थर्ड थिंग यू आइडेंटिफाई आर द टर्मिनल कैश फ्लोज, ठीक है। अब एक एसेट है, आपने प्रोक्योर करी, आपने आउटफ्लो करा। पर क्या एक एसेट को आपने खरीदा तो जब तक बिजनेस चलेगा वो उसी एसेट से आपका काम चलता रहेगा? नहीं, एसेट की तो एक पर्टिकुलर लाइफ है ना। तो जैसे ही उस एसेट की वो लाइफ खत्म हो जाएगी, वो एसेट क्या हो जाएगी आपकी? वो एसेट आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी, वो एसेट आपको सेल करनी पड़ेगी। तो एसेट की सेल से आपके पास पैसा आएगा, इनफ्लो आएगा, है ना। आपकी वर्किंग कैपिटल रिकवर होगी तो आपके पास इनफ्लो आएगा। और अगर आपकी एसेट सेल की हालत में नहीं होगी, यानी आपकी एसेट बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज हो चुकी है, अब उस एसेट में कुछ नहीं बचा, तो आप उसे एज अ स्क्रैप तो सेल करोगे, तब भी तो आपको पैसा जनरेट होगा। सो वी हैव टू कंसीडर ऑल ऑफ द कैश फ्लोज, चाहे वो इनफ्लोज हो चाहे वो आउटफ्लोज हो, है ना। तो हमने इनिशियल कैश फ्लोज देखे कि कहाँ कहाँ पे हमारा पैसा लग रहा है, ऑपरेशनल कैश फ्लोज देखे कि हमें डे टू डे रनिंग के लिए कहाँ पैसा खर्च करना पड़ेगा, एंड देन टर्मिनल कैश फ्लोज की बात करी कि जब बिजनेस क्लोज होने के लेवल पर आएगा तब एसेट को बेचकर या वर्किंग कैपिटल को रिकवर कर कर हमें कैसे पैसा इनफ्लो में रिसीव होगा। सो वी हैव टू कंसीडर ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द कैश फ्लोज जब भी हम प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। सेकेंड, हमें क्या करना है? हमें जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज है उसमें हमें कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करना है। वन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल इज द सेपरेशन प्रिंसिपल। सेपरेशन प्रिंसिपल क्या कहता है? सेपरेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको जो है मतलब आपको कैश फ्लोज को आइडेंटिफाई करना है यूजिंग द सेपरेशन प्रिंसिपल, यूजिंग द इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, using the separation principle, using the incremental principle, post tax principle and the consistency principle, है ना। तो आपके पास सेपरेशन प्रिंसिपल का बेसिक आइडिया क्या है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को सेपरेटली फाइनेंस कर कर देखो कि अगर आप इस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को यू नो
मान लो अगर आप एक मशीन खरीदना चाहते हो और उस मशीन को खरीदने के लिए आपको लोन वगैरह की पेमेंट करनी पड़ेगी, है ना। मान लो आप एक मशीन खरीदना चाहते हो और उस मशीन को खरीदने के लिए आपको लोन की पेमेंट करनी पड़ेगी, तो आपको दो डिसीजंस में से एक डिसीजन चूज करना पड़ेगा कि मशीन और को बाय करना वर्थ है या नहीं है। और साथ ही साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि मशीन को फाइनेंस कैसे कर सकते हो। आप डेट के थ्रू फाइनेंस कर सकते हो या फिर आप इक्विटी के थ्रू फाइनेंस कर सकते हो। देन इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल की अगर बात की जाए, तो इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि हमें और एडिशनल कितने कैश फ्लोज जो हैं वो इनकर करने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है ना। जैसे कंपनी जो है एग्जिस्टिंग ऑपरेशन से 10 लाख रुपए जनरेट कर रही है, लेकिन अगर एक नई मशीनरी वो इंस्टॉल करती है तो उससे उसके जो कैश फ्लोज हैं वो 10 से 14 लाख हो जाते हैं। तो दैट कम्स अंडर द इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल कि अगर आप प्रोजेक्ट में चेंज करते हो तो कितना सा चेंज करने से आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। देन कम्स द पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल। पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल का मतलब है कि जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करेंगे हमें उसके टैक्स इम्पैक्ट को कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कंपनी अगर अपनी प्री टैक्स इनकम को रिटेन कर कर नहीं रखेगी तो उसका जो मतलब जो भी उसका पार्ट है इनकम का वो काफी सारा टैक्स में चला जाएगा, और टैक्स में जाने से उसकी शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट आए। एंड देन कम्स द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कि जो भी एजम्पशंस जो भी मतलब हम मेथड्स को अडॉप्ट कर रहे हैं वाइल अप्लाइंग द प्रोजेक्ट वो हम कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाए, ऐसे हमें एजम्पशंस और ऐसे हमें मेथड्स को फॉलो कर कर चलना है, ठीक है। एंड थर्ड इज कोलेट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कैश फ्लोज, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमें कितने कैश फ्लोज इनफ्लोज हो रहे हैं, रिसीट्स हो रही हैं, और कितने हमें कैश आउटफ्लोज करने पड़ेंगे सो दैट वी कैन कैलकुलेट द नेट कैश फ्लोज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। और तभी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि हमें उस प्रोजेक्ट को उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मेरे इनफ्लोज आउटफ्लोज से बहुत कम है तो मेरे को प्रोजेक्ट को लॉस में उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का कोई भी बेनिफिट नहीं। Next are the forecasting and its relation to regulation of capital. अब हमें प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करने के लिए प्रोजेक्ट को फोरकास्ट कर कर भी चलना पड़ता है ना। प्रोजेक्ट को फोरकास्ट कर कर चलने का मतलब क्या है? हमें ये एक्सेस करना पड़ेगा कि हमारे को कितनी फिक्स्ड एसेट्स हमें खरीदनी है ना। हमने जो फिक्स्ड एसेट्स खरीदनी है वो कितने लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस के अंदर रहेंगी, राइट। तो वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। तो देखो हमें फोरकास्ट करने की जरूरत क्यों है? फोरकास्ट करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपके फ्यूचर कैश फ्लोज के ऊपर बेस्ड है ना। तो हमें सर्टेनिटी के साथ ये जानना पड़ेगा कि कंपनी की सेल्स कैसी होंगी, कंपनी को कहाँ कहाँ कॉस्ट करनी पड़ेगी और क्या क्या कैश फ्लोज जो है वो कंपनी के लिए होंगे। सो हमें उन्हें फोरकास्ट करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा डिसीजन जो है वो किस तरीके से लिया जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स को असेस किया जाएगा कि जितने लॉन्ग टर्म फंड्स उन फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर आप इन्वेस्ट कर कर चल रहे हो क्या उस तरीके से आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। वर्किंग कैपिटल को असेस करेंगे, ये देखेंगे कि हमारा ऑपरेटिंग साइकिल कैसा है। अगर मेरा ऑपरेटिंग साइकिल लॉन्ग है तो मुझे ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ज्यादा पैसे की मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना। क्योंकि मेरा वर्किंग कैपिटल लंबा है, अगर मेरा ऑपरेटिंग साइकिल लंबा है इसका मतलब ये है कि ज्यादा टाइम लग रहा है कैश में कन्वर्ट होने में। और अगर इसका ऑपोजिट है कि अगर ये शॉर्ट है मेरा वर्किंग कैपिटल साइकिल तो मुझे कंपैरेटिवली लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है ना। फंडिंग की बात की जाएगी कि आप पैसा कहाँ से लेकर आओगे, क्योंकि कैपिटल आपको बिजनेस में चाहिए, है ना। तो आप कहीं ना कहीं से फंड करोगे उस कैपिटल को, वो कैपिटल आपकी इक्विटी की फॉर्म में होगी, लोन की फॉर्म में होगी, या इन दोनों का एक ऑप्टिमम मिक्स बनाया जाएगा। एंड रेगुलेशंस, आपकी जो भी कंपनीज एक्ट की रेगुलेशंस है आपको उनको फॉलो कर कर चलना पड़ेगा। सेल्स, प्रोडक्शन और अदर फंक्शनल बजट्स के बीच में क्या रिलेशन है? देखो कोई भी एक बिजनेस जो है आप उसको स्मूथली नहीं चला सकते हो विदाउट accumulation ऑफ ऑल ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ अ बिजनेस, है ना। तो जैसे मान लो कि आप एक प्रोडक्ट है, लेट्स से कि कोक का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। कि कोक के पास दो ऑप्शन है, एक प्रोडक्ट को बनाना
या फिर उस प्रोडक्ट को मार्केट से बाय कर लेना। कोक बॉटल्स की बात कर लेते हैं कि कोक ने क्या किया, कोक ने सोचा कि क्या मेरे को इस प्रोडक्ट को बनाने में फ़ायदा है या मुझे इसको बाहर से खरीद कर लेने में फ़ायदा है। तो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का इंक्लूजन होगा, जिसमें पहले रिसर्च की जाएगी कि प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, प्रोडक्ट को खरीदने में कितना खर्चा आ रहा है। फिर उसकी कॉस्टिंग से तो फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लॉजिस्टिक्स भी बेयर करने पड़ेंगे, यानी जब आप किसी प्रोडक्ट को बाहर से प्रोक्योर करोगे तो आपको एक्स्ट्रा खर्चा भी करना पड़ेगा। कहाँ से प्रोक्योर किया जा सकता है, क्या सप्लाई चेन फॉलो की जा सकती है, उनका जो है आप एक एनालिसिस कर कर चलोगे। एक अलग से आपको डिपार्टमेंट सेटअप करना पड़ेगा जो कि ये सारे डिसीजंस लेगा, इस सब चीज़ों को मैनेज करेगा। आप फंड्स की देखोगे कि कितना फंड आपका इस सब में इन्वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो आपको बहुत सारे जो है फैक्टर्स को एक साथ कंसीडर करना पड़ता है ना। तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ हर चीज को इन हाउस प्रोड्यूस कर कर नहीं चल सकते हो, आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा कर कर चलना पड़ता है ना। जैसे कोई भी मान लो रेगुलेशन में चेंज हो गया, लॉ ने कोई चीज में चेंज कर दिया, तो आपको अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा, है ना। जैसे एक टाइम था कि पहले एक प्रोडक्ट आया करता था फेयर एंड लवली के नाम से, ठीक है ना। एक क्रीम आया करती थी जो लड़कियों को सुंदर बनाने के लिए यूज की जाती थी, कि अगर आप इस क्रीम को यूज करते हो तो आप जो है आपकी स्किन थोड़ी फेयर हो जाएगी। बहुत सालों से ये चल रही थी, बहुत पॉपुलर थी और ऐसी थी कि हर जगह आपको इजीली अवेलेबल थी, है ना। अब फेयर एंड लवली या जो भी ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे उनके ऊपर पीछे करके एक लॉ आया जिसमें ये बोला गया कि यू कैन नॉट प्रमोट द फेयर स्किन, है ना। इंडियन स्किन टोन को आपको एक्यूमुलेट करना है, क्योंकि इंडियन स्किन टोन जनरली थोड़ी सी डस्की है ना। तो आपको ये जो इंडियन स्किन टोन है इसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स बनाने हैं, और आप फेयर के नाम से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सकते। सो फेयर वर्ड को हटाने की बात की गई, तो अब ये फेयर एंड लवली की जगह क्या बन चुकी है, ग्लो एंड लवली बन चुकी है। अब ये ग्लो एंड लवली तो बन गई, तो क्या इन्होंने प्रोडक्ट की कॉम्पोजिशन चेंज की? नहीं, सिर्फ और सिर्फ नाम को चेंज कर दिया। और अब जो एड्स हैं या जो भी चीजें आती हैं वहां पर फेयरनेस को प्रमोट ना कर कर आपके स्किन ग्लो को प्रमोट किया जाता है। सो एक लीगल कंप्लायंस आई जिसके ऊपर अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने काम किया, रिसर्च किया गया कि इसको किस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हुआ, आईटी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हुआ, पब्लिक रिलेशंस को इन्वॉल्व किया गया और फिर प्रोडक्ट की मार्केटिंग की गई। तो अगेन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो आपके मिलकर इस काम को करने में इन्वॉल्व हुए, तो अकॉर्डिंगली हमें बजटिंग वगैरह करनी पड़ती है। देन कम्स कैश फॉरकास्ट एंड CFAT। कैश फॉरकास्ट का मतलब है जब हम कैश फ्लो, इनफ्लोज और आउटफ्लोज को एस्टिमेट करेंगे, है ना। तो कैश फॉरकास्टिंग या सेल्स फॉरकास्टिंग मेरी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड होगी कि डिमांड किस तरीके की है, प्रोडक्शन की कैपेसिटी मेरे पास कितनी है, रॉ मटेरियल मुझे कैसे अवेलेबल है, मैं अपना प्राइस क्या रख रहा हूँ और मेरे कॉम्पिटिटर का प्राइस क्या है, मार्केट में एंटर करने की क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जा सकती है, मुझे कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्या सेल्स कैंपेन वगैरह मैं फॉलो कर सकता हूँ, डिस्काउंट्स वगैरह अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये सारे फैक्टर्स के ऊपर हमारी सेल्स की फोरकास्टिंग जो है वो डिपेंड करती है। CFAT का मतलब क्या है? CFAT का मतलब क्या है? जब हम अर्निंग्स आफ्टर टैक्स निकालते हैं उसमें जब हम डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाता है। तो ये आपको स्ट्रक्चर याद होगा, हमने प्रीवियसली भी पढ़ा था, मैंने आपको बोला था कि आगे भी यूज होगा। तो जैसे सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है? कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस होती है, आपके पास आ जाता है EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर इसमें से इंटरेस्ट माइनस होता है तो अर्निंग्स बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स माइनस हुआ तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ गया। नया चेंज क्या हुआ यहाँ पर? नया चेंज ये हुआ कि आप डेप्रिसिएशन को ऐड करते हो और डेप्रिसिएशन को ऐड करके आपके पास CFAT आ जाता है। किसमें डेप्रिसिएशन को ऐड करते हो? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। तो CFAT की कैलकुलेशन देख लेते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। XYZ लिमिटेड जो है वो एक न्यू मशीनरी की परचेज को इवेल्युएट कर रही है जिसका डेप्रिसिएबल बेस आपको 1 लाख गिवन है। एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ 4 इयर्स गिवन है, और जो आपका चेंज इन द अर्निंग्स बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन है 45,000, 30,000, 25,000, 35,000 आपको ईयर वाइज दिया हुआ है। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ले रहे हैं और 20% टैक्स रेट ले रहे हैं, तो आपको रेलिवेंट कैश फ्लोज निकालने की बात की गई। कैसे कैलकुलेशन होगी? देखो, हमें अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्वेश्चन में गिवन है, अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन ऐसे ही कुछ गिवन है।
तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मेरे को जो भी गिवन है 45,000, 30,000, 25,000, 35,000 मैंने मेंशन कर लिया। इसके बाद इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा? 1 लाख की मेरी एसेट है, 4 ईयर्स तक उसकी इकोनॉमिक लाइफ है, तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से अगर लगाएं, यहाँ पर इन्होंने बोला भी है, तो आप इसको 4 से डिवाइड करोगे। एक सेकेंड, यहाँ लिखा है ना एज्यूमिंग द स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, तो मैंने इसको डायरेक्टली 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड कर कर मेरे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? 25,000 पर ईयर मेरा डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया मैंने इसमें से, हर साल 25,000 मुझे मेरे पास आ गया अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अर्निंग्स बिफोर टैक्स में से मैंने अब टैक्स रेट माइनस करना है। कितना टैक्स रेट है? 20%। तो ये आ गई 25, 0 एंड 0। तो 20,000 के ऊपर 20% कैलकुलेट हुआ 4,000, 5,000 के ऊपर 20% कैलकुलेट हुआ 1,000। टैक्स जहाँ 0 है वहाँ कोई टैक्स नहीं लगेगा। 10,000 के ऊपर 20% कैलकुलेट हुआ 2,000, माइनस किया, मेरे पास आ गया 16,000, 4,000, 0 एंड 8,000। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो ब्रैकेट वाली फिगर्स हैं उसका मतलब होता है माइनस करना। अकाउंट्स में हम इसी तरीके से लिखते हैं। फिर डेप्रिसिएशन को ऐड किया जाएगा। हमने यही पढ़ा ना, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स निकाल लो, उसमें डेप्रिसिएशन प्लस कर दो, तो क्या आ जाएंगे आपके पास? नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे। डेप्रिसिएशन मैंने ऐड कर दिया, 25,000 चारों साल का डेप्रिसिएशन था, तो नेट कैश फ्लोज मेरे पास आ गए 41, 29, 25 एंड 33,000 एज कैश फ्लोज। ठीक है ना? तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था अबाउट द कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें हमने देखा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्यों लेने पड़ रहे हैं, कैसे आप प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज को एस्टिमेट करते हो, फोरकास्टिंग के बारे में पढ़ा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के रिलेशंस देखे कि एक चीज के इम्पैक्ट से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट कैसे होती है, और फिर हमने कैश फोरकास्ट और सीएफएटी की बात की। आने वाले लेक्चर्स में भी हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को थोड़ा डिटेल में करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको हर एक टॉपिक को यहाँ पर डिटेल में कवर अप करवाया जाएगा। सो क्वेश्चंस कर लेते हैं आज वाले टॉपिक से रिलेटेड। अ कंपनीज फोरकास्ट सेल्स ऑफ 50 लाख फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट, however the existing production facility can support only 35 lakh of additional production. The company revises its expected sales for the project. कंपनी ने फोरकास्ट किया कि 50 लाख की सेल्स लगेंगी नए प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन अभी की प्रोडक्शन कैपेसिटी सिर्फ 35,000 की एडिशनल प्रोडक्शन कर सकती है, 35 लाख की एडिशनल प्रोडक्शन कर सकती है। तो कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग सेल्स प्रोजेक्ट को रिवाइज किया। कौन सा फैक्टर जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होगा प्राइमरीली इन द कंस्ट्रेन ऑफ दिस एस्टिमेट? तो प्रोडक्शन कैपेसिटी वाला जो फैक्टर है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। Question number 2, a company's projected cash flows depend heavily on its expected sales. Which of the following factors would not directly form part of sales forecasting considerations given in the कंटेक्स्ट जो हमने आज पढ़ा है? ठीक है ना? तो इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो डायरेक्टली सेल फोरकास्टिंग का पार्ट नहीं बनेगा? डिमांड एस्टिमेशन सेल्स फोरकास्टिंग का पार्ट है, प्रोडक्शन कैपेसिटी सेल्स फोरकास्टिंग का पार्ट है, इवन रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी भी सेल्स फोरकास्टिंग का पार्ट है, बट डेप्रिसिएशन मेथड आपका सेल्स फोरकास्टिंग का पार्ट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3, अ कंपनी ऑलरेडी ऑपरेट्स अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और इट इज कंसिडरिंग टू इंस्टॉल अ न्यू मशीन। नई मशीनरी के आने से इनकी सेल्स बढ़ेगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के लिए कौन सी अप्रोच को फॉलो करना है? सिर्फ एडिशनल सेल, एडिशनल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज, इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोज, या टोटल सेल्स? तो इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को कंसिडर किया जाएगा। क्लियर? अब आपकी तैयारी करवाने के लिए एड्यूटैप ने एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स लॉन्च किया है। उस कोर्स में आप कैसे एनरोल कर सकते हैं? एड्यूटैप की वेबसाइट पर जाएंगे, कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, CAIIB कोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो आपको CAIIB के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे एज ऑफर्ड बाय एड्यूटैप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस कंप्लीट फुल पैकेज कोर्स, मास्टर कोर्स, जहाँ डिटेल में आप सारी तैयारी पक्के वाली अपनी कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिलेंगी कंसेप्ट क्लासेस जो लगभग 20 से 30 मिनट की आपकी रहेंगी, तो आप डिटेल में अपने टॉपिक्स को यहाँ पर कवर अप कर सकते हो। IIBF की बुक के हिसाब से बनाए गए कंसेप्ट नोट्स हैं, ताकि आपको IIBF की बुक का हैवी बर्डन फील ना करना पड़े। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसी में आपको सॉल्ट बेसिस पर चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब ये जो कोर्स है ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है, एक ही जगह पर सारी तैयारी हो सकती है, तो आप इस कोर्स को बहुत वाइजली चूज कीजिएगा। ये कोर्स जो है इसकी वैलिडिटी 2 टाइप से आपको मिल रही है, 1 इज फॉर 8 मंथ्स एंड 1 इज फॉर 12 मंथ्स। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी वैलिडिटी को चेंज करना मत भूलना, और प्रिवेलेंट कोड को लगाना भी मत भूलना।
while buying this course. चारों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चारों सब्जेक्ट का कोर्स खरीद सकते हैं, और अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चारों ही सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट स्पेसिफिक मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने कोर्स को चूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप एड्यूटैब की कंप्लीट टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको IIBF के जो लेवल है, एग्जाम लेवल है, उस हिसाब से आपको MCQs मिल जाएंगे। तो हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं अंडर द कंप्लीट टेस्ट सीरीज, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से रिफाइंड हो जाएगी। कन्वीनियंस के हिसाब से कोर्स चूज कीजिएगा और डिस्काउंट कूपन को लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो लेट्स कम बैक टू द सेशन। आज के सेशन से रिलेटेड डाउट्स क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। एंड फॉर एनी अदर काइंड ऑफ डाउट्स एंड क्वेरीज regarding JIB and CIB, you can call us on 8146207241 and email us on hello@edutab.co.in. We are very happy to help you. और इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर।